हर्षद मेहता 1992 के स्कैम का बादशाह। मिडिल क्लास गुजराती परिवार से निकला ये बंदा आगे चल के कितना बड़ा रिस्क टेकर बनेगा किसी को अंदाजा नहीं था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर से शुरुआत करके मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने का हुनर उसमें कमाल का था। जल्दी ही वो बिग बुल बन गया। उसके चुने हुए शेयर्स की कीमतें आसमान छूने लगी। लोग उसके पीछे भागने लगे, पैसा लगाने लगे। हर्षद का स्टाइल, बात करने का तरीका, सब कुछ ऐसा था कि लगता था ये कभी हारेगा ही नहीं। मगर इस चकाचौंध के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा था जिसका खुलासा होने वाला था। जैसे जैसे हर्षद मेहता का दबदबा बढ़ता गया, उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। वह एक साधारण ब्रोकर से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जो पूरे बाजार को अपने इशारों पर नचाना चाहता था। वो बस मार्केट के साथ बहना नहीं चाहता था, उसे कंट्रोल करना चाहता था। उसके लिए यह केवल पैसे कमाने का साधन नहीं था, बल्कि एक खेल था जिसमें वह हमेशा जीतना चाहता था। उसने सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह उन खामियों को ढूंढता और उनका उपयोग अपने फायदे के लिए करता। यह उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सर्कुलर ट्रेडिंग और फंडिंग के तरीके से वो शेयर्स के भाव ऊपर नीचे करता था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन हर्षद ने इसे मास्टर कर लिया था। उसे पता था कि मार्केट में लोगों का क्या सोचना है, यह बहुत जरूरी है। वह बाजार की नब्ज को समझता था और उसी के अनुसार अपनी चालें चलता था। वो छोटी मोटी कंपनियों के शेयर्स चुनता था और अपने ब्रोकर दोस्तों के साथ मिलकर उनके दाम बढ़ा देता था। यह एक सुनियोजित योजना थी जिसमें सभी शामिल थे। इससे लोगों को लगता था कि डिमांड बहुत है और वो बिना सोचे समझे पैसा लगा देते थे। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था जिसमें हर्षद माहिर था। इसके अलावा बैंकों के नियम भी इतने सख्त नहीं थे। उस समय बैंकिंग प्रणाली में कई खामियां थीं जिनका हर्षद ने भरपूर फायदा उठाया। रेडी फॉरवर्ड डील्स करके वो बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन ले लेता था और शेयर्स गिरवी रख देता था। यह एक ऐसा तरीका था जिससे वह बड़ी मात्रा में धन जुटा सकता था। इससे उसके हाथ में बहुत पैसा आ जाता था और मार्केट पर उसका कंट्रोल बढ़ता गया। हर्षद मेहता ने अपने समय में भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था और उसकी कहानी आज भी एक मिसाल है। 1992 का स्कैम हमें याद दिलाता है कि लालच और सिस्टम की कमजोरी का क्या नतीजा होता है। हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया। उस समय बैंक रेसिप्ट्स का कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था। हर्षद बैंकों और ब्रोकर्स से मिली भगत करके ये रेसिप्ट्स लेता था और दिखाता था कि उसके पास बहुत पैसा है। इन रेसिप्ट्स के आधार पर वो दूसरे बैंकों से लोन ले लेता था और ये पैसा शेयर मार्केट में डाल देता था। इससे शेयर्स के दाम तो बाज जाते थे, लेकिन ये एक अबल था जो फूटना ही था। असली इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा था, बस एक दिखावा था। हर्षद का ये पूरा खेल लोगों के लालच पर टिका था। हर्षद मेहता ने जो ताश के महल बनाया था वो 1992 में ढह गया। जब उसके पैसे के सोर्स पर शक होने लगा तो जर्नलिस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने तहकीकात शुरू कर दी। जैसे ही उसके खेल का पर्दाफाश हुआ, मार्केट में भूचाल आ गया। लोग घबराकर अपने शेयर्स बेचने लगे। जो मार्केट बुलंदियों पर था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। सेंसेक्स में भारी गिरावट आई, लोगों का पैसा डूब गया। इस स्कैम का असर सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रहा, लोगों का भरोसा उठ गया। बैंकों पर भी सवाल उठने लगे। कई बैंकों को भारी नुकसान हुआ। सेक्शन 5, कानूनी कार्रवाई, मुकदमे और परेशानियां। यह वह समय था जब हर्षद मेहता को अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1992 के स्कैम के बाद हर्षद मेहता पर कई केस दर्ज हुए। यह घोटाला भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिग बुल से वो फ्रॉड, फोर्जरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोपी बन गया। उसकी छवि एक सफल स्टॉक ब्रोकर से एक धोखेबाज में बदल गई। उसका ट्रायल बहुत बड़ी खबर बन गया। मीडिया ने हर दिन की कार्यवाही को कवर किया और हर कोई जानना चाहता था कि इस मामले का अंत कैसे होगा। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, फिर भी वो खुद को बेकसूर बताता रहा। कहता रहा कि सिस्टम की गलती है, उसे फंसाया जा रहा है। उसने बार बार दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। न्यायाधीशों ने सबूतों को ध्यान में रखते हुए उसे दोषी ठहराया। 1999 में कुछ केस में उसे सजा हो गई, हालांकि उसने अपील की।
उसकी सजा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 2001 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु ने इस कहानी को एक दुखद अंत दिया। उसकी मौत ने उसके दुख तो खत्म कर दिए, लेकिन इस स्कैम का दाग भारतीय फाइनेंस के इतिहास पर हमेशा के लिए रह गया। यह घोटाला एक चेतावनी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। सेक्शन 6, हर्षद मेहता, विलेन या विक्टिम। इतने सालों बाद भी हर्षद मेहता को लेकर बहस जारी है। क्या वो एक मास्टरमाइंड था जिसने सिस्टम का फायदा उठाया, या फिर वो खुद सिस्टम का शिकार था? कुछ लोगों के लिए वो फाइनेंशियल विजार्ड था जिसने सिस्टम को चुनौती दी। उनका कहना है कि उसने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे बाद में जरूरी बदलाव हुए। लेकिन कई लोग उसे लालची और धोखेबाज मानते हैं, जो 1990 के दशक के फाइनेंशियल सेक्टर की बुराइयों का प्रतीक है। उनका मानना है कि उसकी वजह से लोगों का भरोसा उठा और स्टॉक मार्केट की रेपुटेशन खराब हुई। सेक्शन 7, स्कैम की सीख, नए नियम और कानून। 1992 के स्कैम ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। इससे पता चला कि नियम कानून कितने कमजोर हैं और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कितना कुछ करना बाकी है। इस स्कैम के बाद 1992 में ही सेबी SEBI को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। सेबी का काम है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना और फ्रॉड रोकना। इस स्कैम के बाद और भी कई बदलाव हुए, जैसे डिमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग सिस्टम और सिक्योरिटीज के बदले लोन देने के सख्त नियम। इन सब का मकसद था मार्केट को और ट्रांसपेरेंट बनाना, रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना और लोगों का भरोसा बढ़ाना। सेक्शन 8, बिग बुल का क्रेज। हर्षद मेहता की कहानी, उसके उतार चढ़ाव आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। उसकी जिंदगी, उसके सपने, रिस्क लेने का उसका अंदाज और उसके धोखे, इन सब पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं। 2020 में आई वेब सीरीज स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी ने इस कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। इस सीरीज ने लोगों की दिलचस्पी इस स्कैम में फिर से जगा दी। हर्षद मेहता का कॉम्प्लेक्स किरदार और उसकी लेगेसी को लेकर बहस आज भी जारी है। शायद इसीलिए लोग उसकी कहानी से जुड़े रहते हैं। वो एक कॉशनरी टेल है जो हमें याद दिलाती है कि फाइनेंस की दुनिया में लालच और महत्वाकांक्षा का क्या अंजाम हो सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, सीख और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का भविष्य। हर्षद मेहता स्कैम भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस घोटाले ने न केवल बाजार की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति की चालाकी और लालच पूरे वित्तीय तंत्र को हिला सकता है। इससे पता चला कि लिबरलाइजेशन के दौर में सिस्टम की कमियां क्या हैं और तेजी से बढ़ते मार्केट के लिए मजबूत नियम कानून कितने जरूरी हैं। इस घटना ने सरकार और नियामकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे वे बाजार को सुरक्षित और पारदर्शी बना सकते हैं। इस स्कैम ने फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट के महत्व को उजागर किया। यह स्पष्ट हो गया कि बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखना असंभव है। इससे यह भी समझ आया कि रेगुलेटर्स और मार्केट में काम करने वालों दोनों को हमेशा सतर्क रहना होगा। वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए सतर्कता और सक्रिय निगरानी आवश्यक है। 1992 के बाद से भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम ने काफी तरक्की की है, लेकिन हर्षद मेहता स्कैम से मिली सीख आज भी प्रासंगिक है। इस घोटाले ने हमें यह सिखाया कि वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। पैसा कमाने की चाहत में ईमानदारी और फेयर प्ले को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यापारिक नैतिकता और निष्पक्षता को बनाए रखना न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि पूरे वित्तीय तंत्र की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भारत का फाइनेंशियल मार्केट आगे बढ़ रहा है, बिग बुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच की कीमत क्या होती है और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी कितनी जरूरी है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि वित्तीय सफलता का असली मापदंड केवल धन नहीं, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी है।